यह साफ दर्शाता। और आगे लिखा है, द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट द विलेज ऑफ बेटबोना called at 4 p.m. on Friday and 4 p.m. of Saturday, but police did not pick up the call. यानी गांव के लोगों ने जब उनको मदद की गुहार लगाई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और कितनी गंभीर बात है कि पुलिस का फोन न पिकअप हो ऐसे समय में, जबकि वहां दंगे या सुनियोजित हिंदुओं को टारगेट करते हुए आतंकी शैली में दंगे किए जा रहे हों, तब अगर पुलिस नहीं उठाती है तो यह एक बड़ा गंभीर तथ्य है जो प्रकाश में आया है। और यह भी बात सामने आई है कि रेजिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, हिजालतला, शुलूतला, डिग्री, दे केम मास्किंग अप देयर फेसेस। यानी यह भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से हिंसा करने के लिए आए थे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई, सुनियोजित हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हिंसा हुई और बाकायदा धर्म और समुदाय देखकर हिंसा की गई। तो अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है। सबसे पहले प्रज्ञा। तो आप देख रहे थे बीजेपी नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक एसआईटी गठित की थी मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद। उस एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला ममता बनर्जी पर किया है कि जिस तरह से एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग्स में ये बहुत साफ कहा है कि किस तरह से इस पूरे मुर्शिदाबाद हिंसा को सुनियोजित तरीके से टीएमसी के नेता, पार्षद, जिसमें महबूब आलम का नाम शामिल है, एसआईटी ने शामिल किया है। और इसके साथ और भी कुछ तथ्यों को सुधांशु त्रिवेदी इस समय रख रहे हैं। एक बार फिर रुख करेंगे सुधांशु त्रिवेदी का। 2 crore rupees related to proceeds of crime। अब प्रोसीड ऑफ क्राइम से अगर पैसा आया है तो यूज किसने किया है, तो इसके बारे में जो इंडिकेशन दिया गया है कि यह सिर्फ प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने के लिए नहीं बल्कि अदर रिलेटेड चीजों के लिए भी प्रयोग किया गया है। अदर रिलेटेड चीजें क्या हैं, यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। नेशनल हेराल्ड का केस एक और दृष्टि से भारत के इतिहास का बहुत विचित्र केस है कि एक कंपनी जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक जाती है।
चौथी दृष्टि से एक और यूनिक केस है कि ये बिकती क्या है कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही होते हैं। ऐसा क्रय विक्रय आपको भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः भ्रष्टाचार में देने वाला कोई और होता, लेने वाला कोई और होता है। यहां पर देने और लेने वाले दोनों एक ही हैं। इसलिए जो ईडी ने फाइंडिंग की है, इसमें एक और बिंदु समझिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। 67 साल के शासनकाल में, जो हमारी सरकार आने से पहले था, 60 साल कांग्रेस या उसकी समर्थक सरकारों का शासन रहा। 55-56 साल सीधे कांग्रेस का शासन रहा। अगर उसमें कांग्रेस के अनुसार जो क्लेम है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का यह अखबार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चलाया गया था, स्थापित किया गया था, और जो 3 भाषाओं में निकलता था, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में, इसका मतलब उसका कोई खरीदारी नहीं था। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसे खरीदने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की जितनी संख्या बताई है, उतने भी लोग अगर खरीदते तो ये तीनों बिकने के कगार पे नहीं आते। तो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन तो छोड़िए, जो नवजीवन नहीं दे पाए, कौम ने भी कौमी आवाज नहीं सुनी। अगला पॉइंट इसमें और भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह भारत के इतिहास का इकलौता मौका है जब सरकारी संपत्तियों पे, पब्लिक संपत्ति पे भ्रष्टाचार होता था। यहां किसी पार्टी ने अपनी ही संपत्ति के ऊपर डाका डाल दिया। मतलब एक कहावत होती है कि अपने घर में कोई चोरी नहीं करता, अपने घर में कोई डाका नहीं डालता। यह आपने सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा, मगर यह ट्रेजेडी देखिए कि नेशनल हेराल्ड केस इस मामले में एक विचित्र केस है। और यह भी दर्शाता है, इफ द ईडी टुडे हैज मेंशन अबाउट 142 करोड़ रुपीज ऑफ प्रोसीड, तो मैं कहना चाहूंगा एक वो कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिसका सदस्यता शुल्क कितना था, 4 आने। कांग्रेस में नारा होता था, 1 चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की। और आज कांग्रेस वहां पर पहुंच गई आधुनिक गांधियों के नेतृत्व में कि देश तो छोड़ो, पार्टी की संपत्ति भी आज के गांधी की। तो अगर 142 करोड़ का विषय आया है, यह बहुत गंभीर बात है। यह कांग्रेस पे सिर्फ कानूनी नहीं, यह कांग्रेस पे सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि गंभीर नैतिक सवाल पैदा करता है कि जो लोग अपने को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के एकमेव उत्तराधिकारी घोषित होने का दावा करते थे, उन्होंने ही बकौल खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति पर डाका डाला। रविकांत, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल अलग-अलग देशों में जा रहा है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो कवायद है ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारत सरकार की पीआर एक्सरसाइज है। देखिए, हम ये बात भली भांति समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय सबूत न मांग पाने की जो खिसियाहट है, उस छटपटाहट में इस ढंग का बयान देने को बाध्य हो रही हो। हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि कोई डाइवर्जन की बात है, तो मैं सिर्फ कोट करना चाहता हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, जब ऑन रिकॉर्ड यह बोल दिया कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात, ये उनका वर्ड है, 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल गिरा दिया है। अब इतना बड़ा जो डाइवर्जन हुआ जाके नूर खान एयरबेस पे, ये अगर कांग्रेस को नजर नहीं आता है, तो मुझे लगता है उनकी नजर के ऊपर से लगता है राष्ट्रवाद का पानी पूरी तरीके से हट चुका है। सेकेंड पॉइंट, जो इन्होंने कहा कि ये ध्यान बांटने के लिए कि जा रहे हैं बाहर, ये भारत के सभी सांसदों का अपमान तो है ही, मगर मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं,
आपके नेता तो ध्यान लगाने के लिए जाते थे। आपके नेता या तो ध्यान लगाने को विदेश जाते थे या देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। आपके नेता ने जितनी बार विदेश गए हैं, देश को बांटने वाली कोई ना कोई बात कह के आए हैं। पहली बार सभी दलों के लोग एक साथ मिलकर भारत की एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जहां तक हमारी नीति है, हमारी नीति भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट है कि इस ढंग के मौकों के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की एकजुटता दिखानी है, चाहे हम विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में। जब हम विपक्ष में थे तो 1995 में जिनेवा में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर प्रस्ताव ला रहा था, तब हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरसिम्हा राव का समर्थन जिनेवा में जाके किया था और नरसिम्हा राव को क्रेडिट भी दिया था उस सरकार को, और घर में आकर जो बात कहनी थी कही थी। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, आप में से कोई भी जाके चेक कर ले ऑन रिकॉर्ड, उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है कि देखो भारत में प्रतिपक्ष कैसा है जो सरकार का समर्थन कर रहा है आकर, और हमारा पोजीशन यानी पाकिस्तान का पोजीशन कैसा है जो विरोध कर रहा है। आज वैसा पोजीशन हमारे यहां हो गया है। इसलिए यह बात जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ऑन द लाइटर नोट मैं एक और बात कहूं, लगातार आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक ऐसा बयान देते हैं जो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बटोरे। जयराम रमेश जी का यह बयान भी यूज किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान की पीआर एक्सरसाइज में जो लगे हुए हैं और भारत के इस गंभीर प्रयास को जो पीआर कह के डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं एक बात कहूंगा कि कुछ मामलों में उनकी मानसिकता और पाकिस्तान की मानसिकता में एक और मेल है। अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस अप्रतिम शौर्य का परिचय भारत की सेना ने दिया और जो गंभीर क्षति पहुंचाई, जिसका मैंने अभी आपको बता भी दिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोट करते हुए बयान है, इसके बावजूद वहां के आर्मी चीफ का प्रमोशन हो गया, क्या बन गए? फील्ड मार्शल। ठीक, हमारे यहां भी उसी जहनियत से पैबस्त हैं। वो जंग हार कर फील्ड मार्शल बनते हैं और कांग्रेस में चुनाव हार कर फील्ड मार्शल बनते हैं। वहां भी प्रमोशन होता है, यहां भी प्रमोशन होता है। तो इसे मैं कहना चाहूंगा, तो इसलिए दोनों तरफ बैठकर एक ही विचार, एक ही भाव, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हुए भारत के प्रयासों को इस प्रकार से अवांछित रूप से छोटा साबित करने का प्रयास बचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से, जो मैंने अभी मॉर्निंग में कहा, उसे रिपीट कर देना चाहता हूं। इंडिया अलायंस नाम रख लेने से दिल से भारतीय नहीं हो जाता। आज इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के बयान पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की सेनाओं की ब्रीफिंग में, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध दिए जा रहे डोजियर्स में कोट किए जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान की तरह इंडिया अलायंस बिहेव करने लगा। ये एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए हैं। पर मैं फिर कांग्रेस पार्टी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मौके पर जब भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश में जा रहे हैं, तो इस प्रकार की बात करने से बाज आना चाहिए। भारत की एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए। कम से कम कुछ समय के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्रीय हित से अलग रखना चाहिए। गौरव, न्यूज़ 24। सर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। 30 के आसपास नक्सली मरे हैं और कई बड़े नाम है उसको, उस पर क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी जो सूचनाएं आ रही हैं और जो प्राइमा फेसिया इंफॉर्मेशन मिली है, प्रथम दृष्टया सूचना, उनके अनुसार एक बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध प्राप्त हुई है, जिसमें संभवतः प्राप्त जानकारी के अनुसार 25-30 से अधिक नक्सली मारे गए हैं।